डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। आज आपका टॉपिक है प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं की अवधारणा और पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाओं के प्रगुण। देखिए, आप लोगों को याद होगा तो हमने क्लास में संख्या पद्धति के बारे में विस्तृत रूप से समझाया था। सभी संख्याओं के बारे में समझा चुके हैं। उसी का शॉर्ट रूप आपको पुनः प्रदर्शित करके समझा रहे हैं। यहाँ पर संख्या पद्धति में संख्याओं को सर्वप्रथम दो भागों में बांटा गया है, वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं। फिर वास्तविक संख्याओं को पुनः दो भागों में बांटा गया है, परिमेय और अपरिमेय। जो परिमेय संख्याएं होती हैं उनके पुनः दो भाग होते हैं, भिन्न और पूर्णांक। अर्थात ऐसी परिमेय संख्याएं जिनके बटे में एक होता है वे सब पूर्णांक होती हैं, और जिनके बटे में अन्य संख्याएं होती हैं वे भिन्न होती हैं। पूर्णांकों के तीन भेद होते हैं, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। इन संख्याओं के अतिरिक्त संख्याओं का विभाजन कुछ इस प्रकार से है, जैसे प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। ऐसी संख्याएं जिनका उपयोग वस्तुओं की गिनती के लिए किया जाता है उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 अर्थात समस्त धनात्मक पूर्णांक प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। पूर्ण संख्याएं, देखिए, अगर प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी मिला दिया जाए तो वो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। जैसे इसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5 आदि आती हैं। अब बात पूर्णांक की आती है तो समस्त पूर्ण संख्याएं अर्थात ऋण पूर्णांक, शून्य और धन पूर्णांक मिलकर पूर्णांक बनते हैं। तो ये माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत के बीच की सभी पूर्ण संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्याएं, ऐसी वास्तविक संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता हो, जहां पर q शून्य न हो, उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे 1/2, 3/2 आदि आदि। ये उदाहरण आपके सामने है। अब आप बात करेंगे कि जो पूर्ण संख्याएं हैं उन पूर्ण संख्याओं के जो प्रगुण हैं वो किस प्रकार से होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम तीन प्रगुण आपको समझा रहे हैं, एक संवरक प्रगुण, क्रम विनिमय प्रगुण और साहचर्य प्रगुण। देखिए, अभी प्रगुण योगात्मक और गुणात्मक तत्समक के भी होते हैं, उनकी चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले आप इन तीन प्रगुणों का अध्ययन करें। तो देखिए, पूर्ण संख्याओं पर प्रगुण हमारे सिलेबस में हैं। तो पूर्ण संख्याओं पर संवरक जो प्रगुण होता है ये लागू होता है। अर्थात दो पूर्ण संख्याओं को आप जोड़ें तो उनका योगफल पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगी। जैसे 3 और 2 पूर्ण संख्याएं हैं और 5 जो आया है इनका योग वो भी पूर्ण संख्या। क्रम विनिमय प्रगुण में दो पूर्ण संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ने पर योगफल समान आता है। अर्थात 3 + 4 करो या 4 + 3 करो तो दोनों तरफ से योगफल 7 ही आएगा। साहचर्य प्रगुण, 3 पूर्ण संख्याओं के जोड़ने के लिए पहली दो पूर्ण संख्याओं के योगफल में तीसरी संख्या को जोड़ें, अथवा पहली संख्या अंतिम दो संख्याओं के योग में जोड़ें तो दोनों ही स्थितियों में योगफल समान होता है। अर्थात साहचर्य प्रगुण 3 संख्याओं के लिए होता है, उसमें आप पहले 2 को जोड़ के फिर तीसरी को जोड़ें या अंतिम 2 को जोड़ के बाद में पहली को जोड़ें तो भी योगफल बराबर ही आएगा। अर्थात पूर्ण संख्याओं में साहचर्य प्रगुण लागू होता है। पूर्ण संख्याओं में घटाने के जो प्रगुण हैं, अर्थात यही प्रगुण घटाने में किस प्रकार लागू होंगे। तो देखिए, संवरक प्रगुण, घटाने में यह प्रगुण सदैव लागू नहीं होता है। देखिए, अगर 3 में 2 घटाएंगे तो 1 आएगा, ये तो पूर्ण संख्या है, लेकिन 2 में 3 घटाएंगे तो आपका -1 आएगा, जो कि असत्य है, पूर्ण संख्या नहीं है -1। उसी प्रकार क्रम विनिमय प्रगुण भी लागू नहीं होता है। क्यों? 3 - 4 करोगे तो -1 आएगा, लेकिन 4 - 3 करेंगे तो 1 + का 1 आएगा, जो कि बराबर नहीं आ रहा है। तो क्रम विनिमय प्रगुण घटाने में लागू नहीं होता है। साहचर्य प्रगुण यह भी लागू नहीं होता है, इसका भी उदाहरण आपके सामने है। अब पूर्ण संख्याओं पर गुणा के जो प्रगुण हैं तो हमने इसको शॉर्टकट में लिख दिया है, आप उसको समझ लें। पूर्ण संख्या पर योगफल की तरह उपर्युक्त सभी प्रगुण लागू होते हैं। अर्थात अगर आप गुणा के लिए प्रगुण पढ़ेंगे, लागू करेंगे, तो जिस प्रकार योगफल में तीनों प्रगुण लागू हैं उसी प्रकार गुणनफल में भी तीनों प्रगुण लागू होते हैं। अब पूर्ण संख्याओं में भाग के प्रगुण,
तो पूर्ण संख्याओं पर घटाने की तरह उपरोक्त सभी प्रगुण लागू नहीं होते हैं। अर्थात भाग की क्रिया में, पूर्ण संख्याओं पर भाग की क्रिया में ये उपरोक्त सभी तीनों प्रगुण लागू नहीं होते हैं। अब बात आती है इनके उदाहरणों की। तो उदाहरणों के लिए आप अपनी तरफ से कई सारे पूर्ण संख्याएं लेकर उदाहरण बना सकते हैं। वैसे इसमें प्रश्न इसी प्रकार से आता है कि कौन सा प्रगुण कौन सी संक्रिया पर लागू होता है या नहीं होता है, तो ये इन्हीं से समझने से पर्याप्त हो जाता है। ओके, धन्यवाद।